Hello students. So my name is आसिफ जोशी और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस इज द मैथमेटिकल टेक्निक which makes use of study of the dimension for solving several engineering problems, and it is basically based on the principle of dimensional homogeneity। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी डायमेंशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो ये मैथमेटिकल टेक्निक है वो बेस्ड होती है डायमेंशनल होमोजेनिटी में। तो सबसे पहले हम दो चीज देख लेते हैं, डायमेंशन क्या चीज हुई और डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज। ठीक है, तो डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो डायमेंशन में देखिए, डायमेंशन क्या है कि हमें पता है कि हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ते थे कभी, ठीक है, उसमें हम देखते थे कि वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज से जनरली डिराइव होती है। तो वो खुद अपना आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, 6-7 क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इनसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे बनती है, लेंथ और टाइम से। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, जहां पर लेंथ भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इससे क्या पता लगा है हमने कि जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज like this MLT, ठीक है, is called dimension of the physical quantity। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या देखेंगे, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल में आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, जिसको न्यू से आपका जो है क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जिसको हम लिखते हैं न्यू अपॉन रो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो डेंसिटी। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी आपका जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। अब इनका ये रेशियो होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे इस पे और इस पे, इन दोनों से ये डिराइव बनी है। बट ये भी क्या है, अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज को सेपरेटली फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर देन इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेके आएंगे, और देन जब ले आएंगे हम उसको, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, टॉ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, उससे हमने देखा कि म्यू जो है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू अपॉन डी वाई का रेशियो है, जिसे इसे क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, ये डी यू आपका चेंज इन वेलोसिटी है और डी वाई क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है। ठीक है, तो शियर ऊपर क्या है, शियर स्ट्रेस टॉ। तो शियर स्ट्रेस होता क्या है, शियर स्ट्रेस भी अपना में एक डिराइव क्वांटिटी है। इसको देखेंगे तो ये एफ अपॉन ए से बना है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, अपॉन में वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम से बनी हुई है, जैसे मैंने यहां पे बताया था। ठीक है, आपको याद होगा। अच्छा, डिस्टेंस तो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 1 अपॉन डिस्टेंस हमने ऐसे ही लिख लिया। अब फिर न्यूमरेटर में आते हैं, इस वाले पोर्शन में, तो आप इस एफ को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एम इंटू ए में, मास इंटू एक्सेलरेशन में। ठीक है, हम बार बार बेसिक क्वांटिटीज में तोड़ के इसको हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ले आएंगे, और एरिया को हम एरिया ही लिख लेते हैं। एरिया को हम लेंथ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, दो लेंथ से, दो डायमेंशन से मिलकर एरिया बनता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ कैसे लिखेंगे इसको। देखिए ऊपर वाले को लिखिए हमने एम, मास को डायरेक्ट एम लिख लिया, जैसे मैंने बताया था, मास को एम लिख लेते हैं।
लेंथ को एल से, टी टाइम को डबल कैपिटल टी से, और टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, मास को लिख लेंगे एम से, कैपिटल एम से, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो लेंथ को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम को हम टी से डिनोट कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहां पे अपॉन में एरिया है, एरिया को हम एल स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो है न्यूमरेटर का एरिया आ गया, ये वाला पोर्शन बस। अब अपॉन में ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें देखोगे आप लेंथ से कट हो जाएगी और बचेगा क्या, केवल 1/t बचेगा, ठीक है। अगर आप 1/t को क्या करोगे, ये 1/t ऊपर जाके क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर चले जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से कैसे आ जाएगा ये, m इंटू एल इंटू टी अपॉन एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखोगे आप, ये l ऊपर जाके माइनस l की पावर, यहाँ l2 है, l की पावर 2, ये -2 हो जाएगी, ये t की पावर 2 है, ये -2 हो जाएगी। तो ऊपर जाके आप सॉल्व करना आता है पावर्स को, +1 -2 इंटू टी +1 -2 सॉल्व करके आएगा। म्यू की जो फंडामेंटल डायमेंशन आई वो क्या क्या आई, ml-1 t-1, ये आपकी म्यू जिसे डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, इसकी डायमेंशन आ गई। देन आपको क्या आएगा, रो डेंसिटी, जिसको मास अपॉन वॉल्यूम हम लिखते हैं। मास क्या होता है, एम से डिनोट करता है, कैपिटल एम, और वॉल्यूम जो है एल क्यूब, 3 डायमेंशन से मिलकर बनता है, लेंथ की डायमेंशन से वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं एल क्यूब। तो यहां से हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे ml-क्यूब, ठीक है। तो अब इन डायमेंशन को सेपरेटली हमने निकाल दिया। अब हमने क्या कर देना है, इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में रख देना है। रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर म्यू की डायमेंशन लिख दो, डायनेमिक विस्कोसिटी ml-1 t-1 अपॉन ml-3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, l-1 + 3 t-1, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, ये देखो ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -1 + 3 कितना हो रहा है, 2, तो l2 t-1 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है सेकंड टॉपिक। इस तरीके से हम जो है फंडामेंटल डायमेंशन में ले आए, जिसे क्या बोलते हैं, मास, लेंथ, टाइम या फिर टेम्परेचर अगर कहीं पर आता है, ठीक है। जनरली हम इसी डायमेंशन में यूज कर देंगे, ये भी आपके कहीं कहीं पे आएंगे, बट फिलहाल अभी आपका एक्सप्रेशन कोई है नहीं ऐसा, तो अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आएगा कहीं पर टेम्परेचर का तो हम थीटा से उसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। देन आता है डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्या चीज हुई, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन होगी, एवरी टर्म इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जो टर्म होते हैं, जैसे मैं लिखूं x + 5 = z, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ठीक है। ये मैं ऐसे लिखता हूं x × y = z², तो ये एक टर्म हो गया पूरा, ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो जितने भी टर्म होंगे इक्वेशंस में या किसी भी एक्सप्रेशन में, उसमें जब उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ा जाएगा, जैसे इसमें इसको निकाला हमने, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, वो जो डायमेंशन होगी उनकी हमेशा जो है ईच डायमेंशन की जो है आइडेंटिकल पावर्स होंगी। आइडेंटिकल पावर्स मतलब सेम पावर्स होगी। एग्जांपल के लिए हमने क्या कर दिया, P = ρgh कर दिया, P = ρgh कर दिया, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रेशर का, जिसे W × H भी लिखते हैं। W क्या होता है यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट हो जाता है, ठीक है, इनटू हाइट। तो इसको हम ρ × G × H भी लिखते हैं, जहां पर ये डेंसिटी हो जाता है, G आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है, और H आपका जो है हाइट हो जाता है या डेप्थ हो जाता है। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, P जो कि प्रेशर है, ठीक है, P क्या होता है, F/A। इसकी अगर आप यूनिट निकालोगे, F की यूनिट होती है ml-t-2, और एरिया की होती है l², ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिक डायमेंशंस को याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो आपके जैसे फोर्स, प्रेशर, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वर्क, इनकी जो बेसिक डायमेंशन है ml-t वाली, उसको याद कर लेना है आपने, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस चीज को समझना, ठीक है। और RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे, ρ × G × H। रो को क्या लिख सकते हैं, ml-3, और G को क्या लिख सकते हैं, lt-2, एक्सेलरेशन है, lt-2 हो जाएगा, इनटू हाइट, ये L के लिए लेंथ का टर्म है, L आ गया। तो सॉल्व करोगे तो ml-1 t-2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म आया ml-1 t-2, तो आप देखोगे ये सेम LHS वाले टर्म से मैच कर रहा है। M की डायमेंशन सेम, LHS और RHS में L की डायमेंशन सेम, -1 -1, T की डायमेंशन सेम, -2 -2। तो
इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हर एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में आपको ये चीज मिलेगी और इसी को ही डायमेंशनल होमोजेनिटी हम कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बस जस्ट ब्रीफली हम ये समझ लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को हमने यूज कहाँ कहाँ करना है, तो क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो एक तो हमने क्या करना है, होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी किसी भी इक्वेशन की हम टेस्ट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन कोई भी हो सकती है फ्लूइड मोशन के, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज हुई ये अभी हमने एक्सप्लेन किया। उसमें हम देख सकते हैं कि हर एक इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, इसकी जो एमएलटी है, इसकी जो एमएलटी है, इसकी जो एमएलटी है, किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, जैसे आपने बर्नौली क्वेश्चन पकड़ लो, आप कोई सी भी क्वेश्चन पकड़ लो। ठीक है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन पकड़ लो, कोई सी भी क्वेश्चन आप पकड़ लेना, और उसमें क्या करना, हर एक टर्म की अलग अलग क्या करना, एमएलटी में उसको तोड़ देना। तो आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि m की पावर, l की पावर, t की पावर हर एक टर्म में आपको सेम मिलेगा, और अगर नहीं मिल रही है सेम, इट मीन्स वो इक्वेशन गलत है। ठीक है, ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, रेशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी फ्लूइड फिनोमेना के। जैसे हम सब कोई फिनोमेना क्या है, जैसे मैं बोलूं कि कैपिलरिटी है एक फिनोमेना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि विस्कोसिटी के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वेरियस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है ना। थर्ड आपका जो है यूज क्या है, डायमेंशनलेस नंबर्स और इनके सिग्निफिकेंस। डायमेंशनलेस नंबर्स जो है क्या होते हैं, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, पर उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको मैं सेपरेटली बताऊंगा, अभी इनसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉडल टू प्लान मॉडल टेस्ट एंड प्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स in systematic manner, thus making it possible to analyze the complex fluid। कोई भी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड फिनोमेना होगा तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मॉडल बनाते हैं उसका, मतलब वो एग्जैक्टली वही नहीं होता, उसकी डायमेंशन तो उसकी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट इसको इतना समझना है कि हाँ इस चीज के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब ये दोनों टॉपिक मैं जो सेपरेटली अलग टॉपिक में समझाऊंगा, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल दो टॉपिक हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिक मेथड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि डायमेंशन एनालिसिस के मेथड क्या क्या है। ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड क्या क्या है। ठीक है, और इसमें केवल, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं उन मेथड्स को अभी यहां पर डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, मैं केवल दो मेथड जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और जो मोस्टली यूज भी होते हैं, ठीक है, वो मेथड्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मेथड है रिले मेथड। ठीक है, रिले मेथड आपका जो है बेसिक मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, उन के लिए यूज करते हैं, उन एक्सप्रेशंस के लिए जिनमें क्या होता है, कोई वेरिएबल जो है डिपेंड होता है मैक्सिममली 3 to 4 वेरिएबल्स में, मैक्सिममली 3 to 4 वेरिएबल्स में। एग्जांपल के तौर पे कैसे समझना है, जैसे टॉ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy होता है, और टॉ क्या है आपका, शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है, एक वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, म्यू पे कर रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी पे। ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी पे, वो डिपेंड कर रहा है आपका जो है dy चेंज इन डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 वेरिएबल है जिन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल 3 आपका जो है वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको हम रिले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को। ये तो खैर पहले से ही फाइंड आउट हो गया, पर ऐसे कई एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या इनको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम केवल इसका प्रारूप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली आपका जो है क्या होता है, कोई एक्स वेरिएबल है, कोई भी एक्स वेरिएबल है, वो क्या करता है, अगर बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, जैसे x1, x2, x3 और n नंबर ऑफ आपके जो है वेरिएबल्स हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं कि x which is a dependent variable is equal to the function of this जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका फंक्शन है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम डिनोट करते हैं। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू c, जो एक कांस्टेंट है,
x1 जो पहला आपका वेरिएबल है उसकी पावर a इंटू x2 उसकी पावर b x3 उसकी पावर c एंड डॉट डॉट xn की पावर n। कहने का मतलब हो सकता है कि इसका स्क्वायर हो या क्यूब हो या अंडर रूट हो या इसका b की पावर 1 हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की अलग अलग पावर्स से हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसका क्या मायने होते हैं इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसीलिए अब देखो इसको ऐसे तो समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको सिंपली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे आप कि एक एग्जांपल है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर d moving with a uniform velocity v in a fluid density rho and dynamic viscosity mu। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है जिसके लिए एक्सप्रेशन पूछा गया है। जैसे यहां पर ड्रैग फोर्स के लिए पूछा गया है तो ये अपने आप अपना क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो आपके डायमीटर्स वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अदर जो वेरिएबल है वो इट मींस वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिन पे वो डिपेंड कर रहा है। तो जनरली जिसका एक्सप्रेशन पूछा गया है तो आप उसको क्या मान लेते हो, आप मान लेते हो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहां पर ड्रैग फोर्स F जो है एक्चुअल में क्या है, फंक्शन है डायमीटर d का, वेलोसिटी v का, डेंसिटी रो का और विस्कोसिटी म्यू का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल F इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ d डायमीटर v रो म्यू। ठीक है, जहां पर डायमीटर d है, वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है और विस्कोसिटी म्यू है। ठीक है, अच्छा ये और देखेंगे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे हमने यहां पर लिखा था x इक्वल्स टू c जहां पर कांस्टेंट है और इस तरीके से। तो हम इसको यहां पर भी लिख लेते हैं c d की पावर a लिख लेते हैं, v की पावर b, हमें नहीं पता कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, रो की पावर c लिख लेते हैं और म्यू की पावर d लिख लेते हैं। इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म आपका इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम MLT सिस्टम जो हमने पढ़ा हुआ है उसको यूज करते हैं। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ड्रैग फोर्स था F, अपने आप में क्या है, फोर्स है। और फोर्स की बेसिक डायमेंशन जो हमें पता है, फंडामेंटल डायमेंशन जो क्या होती है, MLT -2, जो भी मैंने आपको बोला है कि इसको पढ़ आप जो है याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, MLT -2 फोर्स की तो हमेशा सेम ही होगी, कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स की जो डायमेंशन होंगी वो तो हमेशा सेम ही रहने वाली है। ठीक है ना, एनर्जी है, एनर्जी कोई सी भी यूज करो, काइनेटिक एनर्जी करो, पोटेंशियल एनर्जी, पर एनर्जी की जो डायमेंशन है वो तो हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है ना, तो इसीलिए फोर्स की डायमेंशन सेम है। ठीक है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, C तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, L। अब देखो जो डायमीटर है D है, D की फंडामेंटल डायमेंशन क्या होती है, L, तो हमने L लिख दिया, उसकी पावर A। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या है, V, वेलोसिटी, वेलोसिटी की LT -1 होती है, उसकी पावर B। फिर उसके बाद आप डेंसिटी रो है, रो की ML -3 की पावर C। और ब्रैकेट में आप चौथा देखोगे विस्कोसिटी। अगर आपको याद हो डायनामिक विस्कोसिटी का, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला वो निकाला था डायमेंशन, उसको याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ML -1 T -1 की पावर D, इस तरीके से हम पहले इसको निकाल देंगे। इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, C तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन, उसको ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, M जहां जहां पे भी है इनको ओपन कर देंगे। देखो ये पावर है तो इसको भी अगर ओपन करोगे आप, देखो कैसा आएगा, जैसे यहां पर LT माइनस की पावर B है, तो अगर इसको ओपन करोगे, आपने पढ़ा होगा, तो L की पावर B और T की पावर -1 इंटू B, मतलब T की पावर भी -B आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से इसको भी ओपन करेंगे, M की पावर C, L की पावर -3C। ठीक है ना, 3 के साथ इंटू हो जाएगी। फिर M की पावर D, L की पावर -D, T की पावर -D, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, M वाली साइड कर देंगे, L वाले साइड कर देंगे और T वाले साइड कर देंगे। T वाले देखो M वाले करेंगे तो M की पावर एक यहां पर C है, देखो यहां पर एक C है, M की पावर C इंटू M की पावर D। तो M की पावर C इंटू M की पावर D ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जैसे हमने यहां पर जोड़ दिया M की पावर C प्लस D, वैसे ही L की पावर निकाल लेंगे, L की पावर B माइनस, यहां पर माइनस आ रहा है, -3C, तो -3C आ गया, -D आ गया, तो -D लिख दिया। वैसे ही T की पावर -B यहां पे एक है, ठीक है, -B, और एक T की पावर यहां पे -D, इस तरीके से आ गया।
अब हमने क्या करना है, डायमेंशनल होमोजेनिटी का यूज करना। जैसे मैंने आपको बताया था ये सारा का सारा डायमेंशनल होमोजेनिटी पे बेस्ड है, तो हमने इसका यूज करना है। इसका यूज करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, m की पावर देखनी है क्या है, m की पावर 1 है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो m की पावर क्या है, c प्लस डी, तो दोनों को लिख देना सेम इक्वल करके। फिर l की पावर देखना है 1, यहां देखना है यहां क्या है a प्लस b माइनस 3c माइनस डी, ठीक है। फिर t की पावर देखना है -2 है, ठीक है, और इधर की तरफ कितना है -b माइनस डी, इस तरीके से निकाल दिया। अब आप यहां देखोगे प्रॉब्लम क्या आ गई, 3 इक्वेशन है, तो वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, 3, और अगर 4 वेरिएबल है, यहां पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, a b c d, 4 वेरिएबल, और इक्वेशन कितनी है, 3 है। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, इनमें से हम किसी की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम हर जितने भी ये सारे वेरिएबल्स हैं इन सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम सबको क्या कर देते हैं, डी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डी में कन्वर्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपको इतना देखना है कि देखिए डायमीटर भी है, विस्कोसिटी भी है, डेंसिटी भी, पर सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट फैक्टर अगर देखा जाए ड्रैग फोर्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देखा जाए, क्योंकि ड्रैग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन सा होगा, फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर अगर आप देखोगे डी है, तो हम जानबूझ के इसको उसी के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आता है, आपको c की वैल्यू 1 माइनस डी निकल जाती है, b की निकल जाती है 2 माइनस डी, और इसी तरीके से a इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, a की जगह a इक्वल्स टू आप वहां पर वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ पर यहाँ पर 1 इक्वल्स टू क्या, a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी, आप क्या कर दोगे, a इक्वल्स टू, और इन सबको इधर ले आओगे 1 माइनस, तो 1 माइनस बी प्लस 3c प्लस डी आएगा। तो c की वैल्यू कितनी है, पहले b की देखेंगे, b की है -2 माइनस डी, तो इसको यहां रखेंगे माइनस b में, तो 2 प्लस डी आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3, c की वैल्यू कितनी है, ये तो यहां c की जगह 1 माइनस डी रख देंगे, प्लस d, तो d रहेगा। तो आप a की वैल्यू निकालोगे तो d के टर्म्स में 2 माइनस डी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप सबको हमारा को d के टर्म में मिल गया, तो हम इसको रख देंगे, पुट कर देंगे। तो f इक्वल्स टू c, d की पावर 2 माइनस डी, b की पावर 2 माइनस डी, रो की पावर 1 माइनस डी, और म्यू की पावर d, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, d वाले टर्म्स हटा दो इसमें से, तो d माइनस डी है, तो इसको मैंने नीचे लिया, d की पावर 2 अपॉन d की पावर d, तो v की पावर 2 अपॉन v की पावर d, इस तरीके से तोड़ दिया मैंने, रो की पावर 1 अपॉन रो की पावर d इंटू म्यू की पावर d। अब जो डी वाले हैं वो सब इधर कर दो और बाकी इधर रख दो, तो यहां पर आ जाएगा रो v स्क्वायर डी स्क्वायर, c तो आगे ही रहेगा, अपॉन म्यू अपॉन रो वी डी की होल पावर डी, ये सारे के सारे टर्म्स इसके साथ लगा दिए, पावर डी में आ गया, ठीक है। तो यही फाइनल आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कायदे से ऐसा लिखने में हमें क्या होता है, ये जनरलाइज हो जाता है। जनरलाइज क्या हुआ, एफ रो स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर तो होगा, इनटू फंक्शन, ये जो फाई है ये फंक्शन दिखा रहा है, फंक्शन ऑफ किसका, म्यू रो वी डी का फंक्शन है। अब वो म्यू अपॉन रो वी डी की पावर डी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कि अब फंक्शन में रख दिया तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखो एफ इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे इसी का यूज करता हूं ताकि समझ में आए, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि एफ इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 या 7, एक्स की पावर 6 ही लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 3। तो अपने आप में ये भी क्या है, इसको इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से कर दिया इन्होंने, यहां पर ये इसकी पावर डी को इसने डाइल्यूट कर दिया इस सेंस में, ये जनरलाइज टर्म हो गया, ठीक है ना। तो इसने यहां पर फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन रो वी डी लिखते हैं कि इस वेरिएबल का एक फंक्शन है। अब इसमें ये वेरिएबल आप किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, अंडर रूट में चेंज हो सकता है, किसी में चेंज हो सकता है, पर रहेगा ये वेरिएबल हमेशा इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आपका जो है ये एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल देते हैं ड्रैग फोर्स के लिए हम, ये किसमें, रिले मेथड में, ठीक है। तो अब ये है सिंपल रिले मेथड, ठीक है। अब होता क्या है कि रिले मेथड में एक प्रॉब्लम आती है। रिले मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है, अब सोचो यहां पर कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4, ठीक है। जब 4 टर्म्स थे तब हमारे लिए ये
फिर भी ये वाली टर्म्स जो हमने किए थे, ये वाले टर्म्स इजी थे, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वेशन बने। सोचो अगर 4 से ज्यादा होते, 5, 6, 7, 8, 10 तक होते, तो हमारे लिए इक्वेशन बहुत ज्यादा हो जाती कॉम्प्लिकेटेड, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता 10-10 इक्वेशन को, फिर उसके बाद उसको आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए तो जैसा मैंने बताया आपको कि रिले मेथड में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब आपका जब वेरिएबल्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, बकिंघम पाई मेथड और थ्योरम। ठीक है, इसको बकिंघम पाई थ्योरम क्यों बोलते हैं? पहले तो ये बकिंघम ने बना रखा है। ठीक है, बकिंघम ने थ्योरम को दिया था। ठीक है, और इसमें पाई जो आ रहा है वो पाई एक्चुअल में क्या है, वो डायमेंशनलेस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वो डायमेंशनलेस ग्रुप्स होते हैं, और उन डायमेंशनलेस ग्रुप को ये क्या करता है, ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करता है, इसीलिए इसको बकिंघम पाई थ्योरम बोलते हैं। अब ये डायमेंशनलेस ग्रुप क्या होते हैं, जैसे M0, L0, जिसमें क्या होता है, जब फंडामेंटल डायमेंशन है उनकी जो पावर्स होंगी वो 0 होंगी, मतलब कोई भी पावर्स नहीं होंगी, मतलब वो वहां पर डायमेंशन 0 रहेगी, तो आप उसे बोलते हो डायमेंशनलेस ग्रुप। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि जब इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों, ठीक है, इन डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन। डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन मतलब हर एक टर्म में जो डायमेंशंस हैं, किसी भी टर्म की डायमेंशन है वो सेम रहे। ठीक है, एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, जैसे m, l, t, इस तरीके से, then the variable are arranged into n minus m dimensionless terms। तो n minus m dimensionless terms, या फिर बोल सकते हैं पाई टर्म, और इसी को ही हम बोल देते हैं पाई टर्म, यही लिख रहा है, तो इसमें हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है बकिंघम पाई का। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस देख लो कि क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था, लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल वेरिएबल जब इन्वॉल्व होंगे तो रिले मेथड जो है लेबोरियस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो इस बकिंघम पाई से मेथड में यूज जब हम इसको करते हैं तो ये ज्यादा इजी हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, मोर देन बेटर कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू रिले मेथड। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि दिस थ्योरम लेट अस नो इन एडवांस एज टू हाउ मेनी डायमेंशनलेस ग्रुप्स आर टू बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब जैसे रिले मेथड में हमें नहीं पता चल पा रहा था कि कितने डायमेंशनलेस ग्रुप्स बन सकते हैं, जबकि इसमें हमारे लिए बहुत पहले से ही हमें पता चल जाता है कि कितना ये डायमेंशनलेस टर्म्स बना सकता है। ठीक है ना, इससे हमें ये फायदा होता है। ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर्स कितने होंगे इसके अंदर, जिसमें ये डिपेंड कर रही है कोई सिचुएशन। ठीक है, तो इस बकिंघम पाई थ्योरम के हेल्प से हमें पता चल जाता है, ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा अब देखो सीधा मैं इसको एग्जांपल से, एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, कि बकिंघम पाई थ्योरम क्या है। मुझे लगता है कि इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसा कैसा है ये। तो पहले हम इसका देखते हैं कि क्या एग्जांपल है ये। कोई रेजिस्टेंस आर है, द रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी डिपेंड्स अपॉन, जब कोई पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी v पे, लेंथ ऑफ द बॉडी l पे, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड म्यू पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो पे, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन निकालना है r के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, तो अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहला जो है स्टेप होता है बकिंघम पाई थ्योरम में, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस r इज डिपेंडिंग ऑन v, l, म्यू, रो, g, जितने भी टर्म्स दे रखे हैं डिपेंडेंसी वाले, उनका फंक्शन हो जाएगा। तो r इज अ फंक्शन ऑफ v, वेलोसिटी, लेंथ, ठीक है, म्यू, विस्कोसिटी, रो, डेंसिटी, एंड g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी चीज को हम कैसे लिख लेते हैं,
अब इस आर को भी अगर मैं इसके साथ इंक्लूड कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि फंक्शन ऑफ आर वी एल म्यू रो जी इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा। ये इसको लिखने का एक दूसरा मेथड है, ठीक है। तो आपने फंक्शंस वाले चैप्टर में कभी पढ़ा हुआ रिलेशन फंक्शन, वहां पर भी हम इस चीज को यूज करते थे, ठीक है। तो आप देखोगे क्या बोलता था बकिंघम पाई थ्योरम, अगर आपको याद हो, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ, तो यहां पर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 6 आ गई। ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। और नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन यूज कितनी हो रही है इसमें, तो वो हम बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अपने आप में एक फोर्स है, तो हम देख लेंगे आर जो है फोर्स के अंदर एम एल टी यूज हो रही है, वेलोसिटी के अंदर एल टी यूज हो रही है, एल यूज हो रही है, इसके अंदर भी एम एल टी यूज होती है, इसमें भी एम एल यूज होती है, एल टी -1, मतलब एम एल और टी तीन ही फंडामेंटल डायमेंशन यूज हो रही है। चौथी मतलब टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा है, या अदर करंट यूज नहीं हो रहा है, या ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी यूज नहीं हो रही है। तो अब देखेंगे तीन आपके जो है फंडामेंटल डायमेंशन मास, लेंथ, टाइम। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 ही डायमेंशन यूज होंगी, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा 3 होंगी, कभी कभी ऐसा 4 भी होंगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इस टर्म्स में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जो एमएलटी है फंडामेंटल डायमेंशन वो 3 हो रही है, तो m इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म कितने आ जाएंगे? n माइनस m। अगर आपको याद हो कि हमने क्या निकाला था, वेरिएबल आर अरेंज इनटू n माइनस n डायमेंशनलेस का। तो n कितना है? 6, m है 3, 6 माइनस 3 आ गया। तो 3 पाई टर्म्स बनेंगे, उनको हम लिख लेंगे पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f1 इक्वल्स टू पाई 1, पाई 2, पाई 3। ये इन्हीं से बनेंगे पाई टर्म्स, ठीक है ना। डायमेंशनल पाई टर्म इन्हीं वेरिएबल से बनेंगे और 3 बनेंगे, ठीक है ना, जो कि डायमेंशनलेस होंगे। डायमेंशनलेस मतलब उनकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। m की पावर भी उसमें 0 होगी, l की पावर भी उसमें 0 होगी और t की पावर भी 0 होगी। m की पावर भी 0, l की पावर भी 0 और t की पावर भी 0, ठीक है। देन आपका सेकेंड स्टेप आता है रिपीटिंग वेरिएबल का। रिपीटिंग वेरिएबल होते क्या चीज है पहले उसको समझते हैं, देन मैं आगे चलूंगा, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल है क्या चीज? दीज आर वेरिएबल्स chosen among the variables such that they together involve all the fundamental dimensions and they themselves do not form a dimensionless parameters। कहने का मतलब हम जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे यहां पर आपको जो है इतने सारे वेरिएबल देखे, आर वी एल म्यू रो जी, इतने वेरिएबल दे रखे हैं। इन्हीं में से हमने चूज करने हैं जिसमें क्या हो, ये इस तरीके से इसमें सारे के सारे डायमेंशन इन्वॉल्व हों, पर ये अपने आप में कोई भी डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं बनाते हों। ये डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं बनाते, बस इन्हीं में से हो सकता है ये या ये या ये, कोई एक 3-4 वेरिएबल हमने चूज कर लेना है, ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है। और उन्हीं को आपका जो है, पर वो डायमेंशनलेस पैरामीटर ना बना रहे हो, मतलब उनमें ऐसा ना हो कि m की पावर भी 0 हो जाए, l की पावर भी 0 हो जाए, t की पावर भी 0 हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिपीटिंग वेरिएबल, तो क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं पाई टर्म्स के अंदर, तो इसलिए इन्हें रिपीटिंग वेरिएबल्स कहते हैं। अब जो है, अब देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल करना कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पहला चीज, नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल आपका जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के बराबर होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स आपकी MLT कितनी थी? 3। तो 3 ही आपके जो है रिपीटिंग वेरिएबल चूज किए जाएंगे। वो रिपीटिंग वेरिएबल कहां से चूज करे जाएंगे? यहीं में से ही चूज किए जाएंगे। कैसे चूज किए जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। इट मस्ट नॉट फॉर्म एनी डायमेंशनलेस और नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। कहने का मतलब कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि माना बात हमने कोई वेलोसिटी या कोई भी टर्म यूज किया, उसमें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर, तीनों की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन होना जरूरी है, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल डिपेंडेंट वेरिएबल यूज नहीं करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहां पर
डिपेंडेंट वेरिएबल आर है तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे आपका जो है इसमें रिपीटिंग वेरिएबल के अंदर, इसको ध्यान रखना है। और नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। माना बात यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर एल यूज हो रहा है और माना बात इसमें डी भी यूज हो रहा होता, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते, एल को भी यूज कर रहे हैं और डी को भी यूज कर रहे हैं, दोनों नहीं, या तो एल को कर लो या डी को कर लो, एक ही यूज किया जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेम डायमेंशन वाले रिपीटिंग वेरिएबल दो यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना, एक ही यूज करना है। अब बात आता है कि चूज कैसे करना है रिपीटिंग वेरिएबल। हमेशा जो फर्स्ट वेरिएबल होगा जनरली वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे जिससे ज्योमेट्री बनती है, जैसे लेंथ हो गया, डाया हो गया, किसी डायमीटर हो गया या हाइट हो गई, इस तरीके की डायमेंशंस को फर्स्ट वेरिएबल के रूप में चूज किया जाता है। सेकंड वेरिएबल के रूप में फ्लो प्रॉपर्टी को देखा जाता है। फ्लो प्रॉपर्टी मतलब बहने की प्रॉपर्टी, ठीक है। मोशन में, तो मोशन में किस चीज का यूज होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इस तरीके की प्रॉपर्टीज का यूज। थर्ड प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब जो हमने फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, ठीक है, एंड अदर बहुत सारी आपने पढ़ी हुई हैं, सब वो आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से चूज किए जाते हैं आपका जो है क्या, रिपीटिंग वेरिएबल। तो जैसे यहां पे हमने एल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, पहली हमने चूज कर ली, ठीक है, एल। फिर उसके बाद सेकंड आपके क्या होनी चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां पर दिख रही है हमें, वेलोसिटी हमने चूज कर ली, ठीक है। अब उसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फ्लूइड प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो विस्कोसिटी भी है, डेंसिटी भी है, आप कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस समय हमने यहाँ पर ले लिया डेंसिटी, आप ठीक है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टी आपके म्यू भी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, टर्म्स बनाए जाएंगे। स्टेप 3 में टर्म्स बनाए जाएंगे। टर्म्स कैसे, 3 टर्म है, पाई टर्म। तो पहला पाई टर्म कैसे बनेगा, एल जो हमने पहला वेरिएबल लिया है रिपीटिंग वेरिएबल, उसकी पावर a1, v उसकी पावर b1, रो उसकी पावर c1 लिख लेंगे, और कॉमा में एक वेरिएबल और, इनमें से एक कोई और। तो पहला डिपेंडेंट वेरिएबल ले लो जो बचे हुए वेरिएबल में, इसके बाद एल वी रो को छोड़ के आपके 3 बचे हुए हैं। तो एक एक में एक एक यूज करना है। पहले वाले में एक यूज कर लो, दूसरे वाले में एक यूज कर लो, तीसरे वाले में एक यूज कर लो। जैसे यहाँ पर कर रखा है, पहले वाले में एक यूज कर लिया आर, ठीक है। फिर उसके बाद पाई 2, एल की पावर a2, v की पावर b2, रो की पावर c2, ठीक है, और म्यू यूज कर लो। पाई 3 में एल की पावर a3, b की पावर b3, रो की पावर c3 और g यूज कर लो, ठीक है। इस तरीके से 3 पाई टर्म्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और पाई टर्म्स हमेशा कितने होंगे, m, इसके अंदर पाई टर्म्स के अंदर हमेशा m+1 वेरिएबल होगा। m+1 वेरिएबल मतलब डायमेंशन जितनी होंगी, 3 डायमेंशन यूज हुई है तो एक पाई टर्म के अंदर 4 यूज होंगे। अगर 4 डायमेंशन यूज हुई होती तो 5 टर्म होते, ठीक है। अगर 5 डायमेंशन यूज हुई होती तो 6 टर्म होते। इस तरीके से अगर 2 डायमेंशन यूज हुई होती तो 3 ही टर्म्स होते, जहां उसमें से 2 आपका रिपीटिंग वेरिएबल होता और एक तीसरा आपका अदर वेरिएबल जो उसके अलावा है बचा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3 पाई टर्म बना दिए। फिर क्या करना है, हर स्टेप 4 में अलग अलग पाई टर्म्स को सॉल्व करना है। तो जैसे पाई 1 टर्म को सॉल्व कैसे करना है, पाई 1 इक्वल्स टू कितना है, एल की पावर a1, v की पावर b1, रो की पावर c1, r। तो देखो पाई 1 टर्म होता गया, पाई टर्म डायमेंशनलेस टर्म। इट मींस जो पाई 1 होगा उसकी m की पावर भी 0 होगी, l की पावर भी 0 होगी, t की पावर भी 0 होगी, क्योंकि डायमेंशनलेस टर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम ऐसे कर देंगे, l की पावर a1, l लेंथ को फाइनेंशियल जो आपकी जो है फंडामेंटल डायमेंशन में l से डिनोट करते हैं लेंथ को। फिर इसकी जो फंडामेंटल डायमेंशन क्या होती है, lt-1 की पावर b1, डेंसिटी को क्या लिखते हैं, ml-3, इसकी डायमेंशन ये होती है c1, और r क्या है, एक अपने आप में फोर्स है, रेजिस्टेंस, तो इसको ऐसे लिख देंगे mlt-2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे सेम रहने देंगे, यहां पर m वाले को एक साइड कर देंगे, तो m की पावर c1, m यहीं पर है केवल, m की पावर c1 प्लस m की पावर 1, ठीक है। तो c1+1 ऐसी l को एक साइड कर देंगे, जितनी पावर्स होंगे उनको जोड़ देंगे एक साथ। फिर t की पावर्स को भी सबको एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ये सब इनटू में इस तरीके से जुड़ जाएंगी, ठीक है। तब हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे डायमेंशनल होमोजेनिटी से करते ही थे कंपैरिजन। m की पावर 0 है तो c यहां पर जो m की पावर है और यहां पर जो m की पावर है सेम रहनी चाहिए, तो c1+n1 0 हो जाएगा। वैसे l की पावर यहां पर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे।
फिर उसके बाद t की पावर भी क्या है 0 है यहाँ पर, ये भी आपका जो है ये वाला टर्म इसके इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहां से हम इनको सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन 3 टर्म, ठीक है वेरिएबल। तो यहां से C1, B1 और A1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। सेम आपका जो है सिस्टम जब इतना निकाल दिया आपने, तो अब इसको क्या कर देना है, ये A1, B1, C1 जो निकाला वो आपने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ये L की पावर 2, V की पावर -2, रो की पावर -1 इंटू R। इस तरीके से R अपॉन ये तो R, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे इसको, ठीक है। ये -2 होगा, ये भी -2 होगा, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ऐसे पाई टर्म निकाल ले। सेम इसी पैटर्न में फिर ऐसे लिखना है पाई 2 को m की पावर l, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सेम वही चीज आपने जो है इस वाले सेक्शन के लिए रिपीट करनी है। तो जब आप इस वाले सेक्शन के लिए रिपीट करोगे तो आपको कुछ ऐसा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है म्यू अपॉन एल वी रो मिलेगा। फिर पाई 3 में भी सेम सिचुएशन रिपीट करनी है, तो आपको फिर वैल्यू मिलेंगी इसी तरीके से, ठीक है। A3, C3, B3 की वैल्यू, और आपने उसको यहाँ पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास ये पाई 3 टर्म मिलेगा, 3 टर्म मिल गए आपको, एक ये रहा, एक ये रहा और एक। नाउ स्टेप 5 में आप देखोगे तो हमने क्या कर देना है, हमने देख लिया पाई टर्म निकाल दिया, हमें पता है जो ये फंक्शन है वो किसका है, पाई 1, पाई 2, पाई 3 टर्म्स का है, जो हमने स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन बनाया था, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, पाई 1 की वैल्यू लिख लेनी है। पाई 1 की वैल्यू कहाँ थी, पाई 1 की वैल्यू ये निकाली थी हमने पाई 1 टर्म्स में। पाई 2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली, पाई 3 की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, उनको यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पुट करने के बाद आपका क्या कर देंगे, इसी को रिटर्न में दूसरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको इस वाले वेरिएबल को यहां लिख दो लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन है, इन दोनों डायमेंशनलेस टर्म्स का, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देंगे, क्योंकि डायमेंशनलेस टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में, ठीक है। अब देखो, हाँ, म्यू अपॉन रोवियल तो जनरली कुछ नहीं होता, पर रोवियल अपॉन म्यू हमने सुना हुआ है, ठीक है। वैसे ही वी स्क्वायर अपॉन एल जी अपॉन वी स्क्वायर ना सुना हो, पर वी अपॉन अंडर रूट एल जी हमने सुना हुआ है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसका अंडर रूट कर दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसकी पावर्स में जो है डिफ्रेंशिएट किया है, कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मानवत इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं करूं कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, और y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देखो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर मैं x को अंडर रूट एक्स लिख दूं क्या डिफरेंस आएगा, देखो एक इक्वेशन बनाता हूं मैं, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखो ये y इक्वल टू एक्स इसको भी डिनोट कर रहे हैं, और ये y इक्वल टू एक्स इसको भी डिनोट कर रहा है। आप कैसे, देखो y इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स तो ठीक है, पर इसको भी हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों को डिनोट कर रहा है, वैसे ही सेम टू सेम इन्होंने यहाँ पर भी कर रखा है, कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो केवल एक फंक्शन है, तो ये प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है, ये जस्ट एक फंक्शन है, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स का, ठीक है ना, डायमेंशनलेस टर्म्स का, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर देना है आपको, आर यहीं पर रहने दो, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये नीचे है, इसको यहाँ इंटू में ले आओ, ठीक है। इंटू में ले आओगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा आर इक्वल्स टू एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इंटू फंक्शन ऑफ दिस रो वी एल अपॉन म्यू इंटू वी अपॉन अंडर रूट एल इंटू जी, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों किया, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, पर ये जो दोनों के दोनों है डायमेंशनलेस टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, जैसे ये रेनॉल्ड नंबर है उसी तरीके से, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस चीज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है बजाय इसके, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।